एक 22 साल की लड़की मेरे पास रिपोर्ट लेकर आई और उसने आते ही मेरे पास रख के बोला मुझे सरोगेसी करवानी है। इवन मेरे को भी शॉक लगा इस बात पे कि IUI से भी नहीं हुआ, IVF से भी नहीं हो रहा और ज़्यादा कम है स्पर्म काउंट इन दैट सिचुएशन। सो अगर आपका स्पर्म काउंट 2 मिलियन से कम है लेकिन स्पर्म काउंट है, मतलब स्पर्म जिंदा है, हिल रहे हैं, तो आपको ICSI की जरूरत है। नहीं, आईवीएफ फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, बहुत होते अच्छे से करो तो जरूर होते हैं। ज़रूर हो जाएगा। हाँ। क्या एग फ्रीज कराने से बच्चा एबनॉर्मल होने का खतरा बढ़ जाता है ज़्यादा लंबे समय तक अगर एग फ्रीज रहता है तो? हैं। पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम मेरा ही स्पर्म और मेरा ही एग होगा। और चीज़ हो जाती है, काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब काफ़ी सारी महिलाएं, उन्हें यही नहीं पता कि एग फ्रीज कराने की राइट एज क्या है। तो 26 पे पता है कि मैंने 35 तक बच्चे नहीं करने, तो आप एग्स फ्रीज करा लो। ओके, मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। 34 का होने का वेट नहीं करना। IVF को लेकर अगर हम 3 बड़े मिथक की बात करें जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वो 3 सबसे बड़े मिसकंसेप्शन मिथक कौन से हैं? सबसे पहले मेरा, मैडम स्पर्म मेरा ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं हेल्थ DNA। आज के दौर में IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि लाखों कपल्स के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका है। लेकिन इसके साथ कई सवाल, डर और मिथक भी जुड़े हुए हैं। क्या IVF से पैदा होने वाले बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होते हैं? क्या इसमें जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्या IVF और सरोगेसी एक ही चीज है? और आखिर क्यों बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक IVF का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर गौरी एंड डॉक्टर अदिति। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आखिर IVF होता क्या है, ये सामान्य प्रेगनेंसी से कितना अलग है? देखो, IVF के ना बहुत सारे नाम हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी है, ICSI है, ट्यूब में बच्चा करा दिया, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है। बट एक बात है, बच्चा होने के लिए स्पर्म और एग चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे IUI हो, चाहे IVF हो। IVF और नॉर्मल प्रेगनेंसी में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में अंडा रप्चर होके ट्यूब में आता है। जब आप इंटरकोर्स करते हो, स्पर्म्स वजाइना में छोड़ते हैं, ये स्पर्म्स ट्रैवल करके ट्यूब में आते हैं। ट्यूब में अंडा और स्पर्म नेचुरली मिलते हैं और वो बेबी बन जाता है। IVF में बस हम इंजेक्शंस लगा के अंडे बाहर निकालते हैं, स्पर्म को अंडों से बाहर मिलाते हैं, बच्चे बनाते हैं और यूट्रस में डाल देते हैं। सो आई थिंक अगर जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, IVF इज़ एब्सोल्युटली सेफ। वो आराम से ये प्रोसेस करा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी, बस हम उसको एक मदद दे रहे हैं बेबी करने के लिए। IVF का पूरा प्रोसेस अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और काफ़ी सारे लोगों के सवाल में ये, मतलब मन में ये भी सवाल होता है कि क्या ये पेनफुल है, क्या ये दर्दनाक होता है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एग निकाला जाता है, स्पर्म निकाला जाता है, देन वी मेक एन एम्ब्रियो और उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है, तो इज इट पेनफुल और नॉट? इट इज़ नॉट, बिल्कुल पेनफुल नहीं है। एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ना लोग, घर पे लगा लेते हैं, उतना नीडल होता है। और आजकल आप 1-1.5 महीना वेट करिए, नीडललेस IVF आ गया है। ओके। तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब किसी का एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु ट्यूब में नहीं मिल पा रहे हैं, हम उसको मदद करते हैं बाहर उनका एम्ब्रियो बने और हम उनके यूट्रस में रखते हैं। फीमेल को 10 दिन का इंजेक्शन लगता है लगातार, उतना ही छोटा जितना मैंने अभी बताया। उसके बाद अंडर एनेस्थीसिया केवल 7 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें एग्स को बाहर निकाला जाता है। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरा नहीं है, कोई स्टिच नहीं आता, कुछ भी नहीं है उसमें। हम पेशेंट को सुबह एडमिट करते हैं और दोपहर तक डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं 4 से 5 घंटे में। उसी दिन हस्बैंड का सैंपल लेते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और अगले विजिट में वो डालते हैं। तो ये तो हो गया IVF के बारे में, पूरा आपने समझा दिया कि किस तरीके से क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एक होता है कि एक मिडिल क्लास परिवार सोचता है 10 बार कि क्या करें, मतलब जाएंगे अगर IVF के लिए कितना खर्चा आएगा, बजट में है भी या नहीं। बाकी लोगों के लिए नहीं है इतनी बड़ी बात, पर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो IVF का खर्चा कितना आता है, मतलब व्हाट इज द लाइक एस्टिमेटेड अमाउंट? पहली बात तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, आप खर्चा हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जल्दी IVF कराने जाओ। बिकॉज मैंने ये देखा है क्लिनिक पे कि जितना पेशेंट वेट करता रहता है, वो कहता है हाँ मैडम हम सोच रहे थे महंगा होगा, हम इसलिए नहीं आए, हमारे को ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। आप जितना वेट करते हो ना, IVF का सक्सेस रेट उतना कम हो जाता है।
क्योंकि धीरे धीरे फीमेल्स के अंडे बनने कम होने लगते हैं और हमें जितने ज़्यादा अंडे मिलेंगे ना उतने चांसेस बेटर हैं। सो बस यही होता है कि आप थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट कराने आओ अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है। देखो इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग 1.5-2 लाख का खर्चा आता है और डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको डोनर एग्स की ज़रूरत है, क्या आपका स्पर्म नहीं है तो आपका कोई प्रोसेस होना है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कपल को क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से खर्चा जाता है। ये खर्चा उस खर्चे से बहुत कम है जितनी मोटी फाइल्स वो हमारे पास लाते हैं। हाँ ओके। कोई पेशेंट अगर 8 साल 10 साल से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है, वो जब अपना बस्ता खोलता है और वो इतना रखता है तो वो कहता है इससे, मैंने कहा आप कितना खर्च कर चुके होंगे अभी तक? कहते हैं मैम कोई काउंट नहीं है। मैंने कहा 1.5-2 लाख? अरे क्या बात कर रहे हो मैम, ये तो बहुत आराम से लग गया होगा। उससे ज़्यादा ही लगे। उससे बहुत ज़्यादा लग गया होगा। तो सही समय पे सही डिसीजन लोगे तो उतना ही आपका इसमें लगेगा, लेकिन कम से कम जो आप 10-15-12% का हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है उससे बेटर एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ोगे तो करीबन करीबन मान लो 60-65-70% चांस, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैसा है, कम से कम उतना आपको चांस मिलेगा प्रेग्नेंट होने का। तो 1.5 से 2 लाख अगर क्या आपने बताया। हाँ। अभी एक और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आपने स्पर्म लिया, एग लिया, तो आप जब एक एम्ब्रियो बनाते हैं तो जो नंबर होता होगा स्पर्म्स का या एग्स का तो वो ज़्यादा रखते होंगे ताकि जितना वो स्टिक हो सके। तो कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है, क्या पता जुड़वा बच्चे हो जाएं, क्या पता ट्रिपलेट्स हो जाएं, या फिर क्या पता एक भी ना हो। तो क्या ये चांसेस ज़्यादा होते हैं आईवीएफ में जुड़वा बच्चे होने के या ट्रिपलेट्स होने के? हाँ, मतलब 20 से 22% चांस होता है आईवीएफ में ट्विंस होने के। ओके। अब ये ट्विंस 2 तरीके से हो सकते हैं। पहले या तो हमने 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हों। कुछ लोग कहते हैं आप एक ही एम्ब्रियो डालो। कुछ परसेंटेज 1 से 2% कपल्स होते हैं कि वो एक एम्ब्रियो अंदर जाके 2 में स्प्लिट हो जाता है। ओके। सो ट्विंस होने के 2 तरीके होते हैं, या तो वो अंदर जाके स्प्लिट हो जाता है या फिर आप डालो ही 2 बच्चे ताकि दोनों चिपक जाएं। बट इनकी प्रोबेबिलिटी 20 से 22% ही होती है। ओके। एक और सवाल है, काफ़ी मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईवीएफ और सरोगेसी, लोग मानते हैं एक ही चीज़ है कि आईवीएफ भी वही है, सरोगेसी भी वही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आईवीएफ में आपका खुद का गर्भ है, सरोगेसी में आपका गर्भ नहीं है। आप पिछले हफ्ते की बात है, मैं पेरिफेरी ऑफ हरियाणा में थी। एक 22 साल की लड़की मेरे पास रिपोर्ट लेकर आई और उसने आते ही मेरे पास रख के बोला मुझे सरोगेसी करवानी है। इवन मेरे को भी शॉक लगा इस बात पे। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खोला, एब्सेंट यूट्रस, मतलब उसके अंदर बच्चेदानी था ही नहीं। उसके अंदर एग्स हैं, हस्बैंड को सब पता है। अब वो अपने बड़े सिस्टर में अपना एम्ब्रियो रखवाना चाहते थे। तो ऐसे पेशेंट्स को सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है जब आपका यूट्रस नहीं हो या उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो कि वो कंसीव नहीं कर सकते, या इतना ट्रीटमेंट ले चुके हो कि अब फाइनल कंक्लूजन बन गया है कि कंसीव नहीं कर सकते। तब हम अलाउ करते हैं कि उनका बना हुआ एम्ब्रियो हम किसी और के अंदर रखें जो उनके लिए कैरी करेगा। बट इट्स अ कम्प्लीटली लीगल प्रोसीजर। ये एक बहुत सख्त, बहुत लीगली बाउंड प्रोसीजर है जिसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन सरोगेसी और आईवीएफ एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। पर एक और सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए सरोगेट मदर है, तो क्या जो ट्रेट्स होते हैं मतलब तो वो उनके आएंगे या फिर जो मम्मी पापा जिनका जो एम्ब्रियो और बना है मम्मी पापा उनके के आएंगे? नो डाउट, No विदाउट doubt, एनी no डाउट, doubt. मतलब ओके। मतलब कई सारे लोगों Surrogate को का बच्चे में कुछ भी नहीं आता। ओके। शी इज़ ओनली अ कैरियर। वो सिर्फ बेबी लेके चलती है, उसका बच्चे में कुछ भी नहीं आता। और जो Oh, yes. आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है डिलीवरी के बाद वो भी पेरेंट्स के नाम पे ही मिलता है। ठीक। एंड ये इतना लीगल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इतना रेगुलेट किया है अंडर ART रेगुलेशन कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है, सरोगेसी की परमिशन आती है, सरोगेट की परमिशन आती है। ऐसा जो मूवीज़ में दिखाते हैं सरोगेट भाग जाती है, ये हो जाता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब वो बहुत लीगली इंडिकेटेड केस होते हैं सारे इंडिया में। ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है, उसके बाद ही एक सरोगेट मदर होती है। बहुत टाइटली डॉक्यूमेंटेड है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम स्पर्म काउंट होने पर क्या आईवीएफ ही एकमात्र विकल्प है या इसे प्राकृतिक तरीके से भी सुधारा जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये पता करना है स्पर्म काउंट कम क्यों है। अब स्पर्म काउंट कम होने के बहुत रीजंस हैं। पहला रीज़न जो इडियोपैथिक है, मतलब उसका कोई रीज़न ही नहीं है, बचपन से ही स्पर्म कम है हमारा। सेकंड इज़ हमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो बचपन में,
या कोई सर्जरी हुई हो, जैसे लोगों को हर्निया हो जाता है, या फिर एक टेस्टिस कभी नीचे आ जाती है। थर्ड रीज़न जेनेटिक्स, कि आपको कोई जेनेटिक जीन इशू है। फोर्थ रीज़न है स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ विद स्ट्रेस, जहाँ पे स्पर्म काउंट कम होता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हो तो हम स्पर्म काउंट बेटर कर सकते हैं। अच्छा। अब स्पेशली मेन जो स्मोक करते हैं, आई हैव सीन सिर्फ स्पर्म काउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पर्म में बहुत सारे अदर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उसकी मोटिलिटी, कितनी कैपेसिटी से स्पर्म हिलता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, स्पर्म कैसा दिखता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेबी करने के लिए। अब नॉर्मल, अगर आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी करनी है तो आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। नॉर्मली कहते हैं ना 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो 20 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। अगर आप स्पर्म काउंट अपना किसी भी लाइफस्टाइल या चीज़ से ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आपका स्पर्म काउंट 10 से 20 मिलियन के बीच में है, तो आपको IUI की ज़रूरत है। और अगर आपका स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम है तो आपको IVF की ज़रूरत है। ओके। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज एक्चुअली क्यों होता है कि अगर काउंट ही कम है तो क्वालिटी भी कम है, एंड उससे हमारा बेबी अच्छा नहीं बनता। अच्छा। और ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे नेचुरली इंक्रीज करने के उसमें ट्राई करते करते स्पर्म काउंट और डिक्रीज होता जाता है। सो एक राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना है कि वो इंक्रीज हो पाएगा या नहीं। जेनेटिक कॉज में शायद ना हो पाए एंड स्मोकिंग के केस में शायद हो पाए। सो वो एक अवेयरनेस होना कि उस पॉइंट से वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, या फिर इतना डिक्रीज ना हो जाए कि आगे मैं IUI से भी और नीचे स्लैब पे IVF पे जाऊँ या IVF पे भी ना जा पाऊँ, उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है उसको। अगर इफ इन केस, जैसे मेरे दिमाग में भी सवाल आया कि IUI से भी नहीं हुआ, IVF से भी नहीं हो रहा और ज़्यादा कम है स्पर्म काउंट, इन दैट सिचुएशन सो अगर आपका स्पर्म काउंट 2 मिलियन से कम है लेकिन स्पर्म काउंट है, मतलब स्पर्म जिंदा है, हिल रहे हैं, तो आपको ICSI की ज़रूरत है। ICSI एक IVF से हायर वर्जन होता है, जिसमें एक बड़ी सी मशीन होती है, ICSI माइक्रो मैनिपुलेटर। उसमें एक नीडल पे हम स्पर्म लेते हैं, एक जो हिल रहा होता है, और एक नीडल पे एग लेते हैं फीमेल का, और मैनुअली एग के अंदर स्पर्म को डालते हैं। ओके। सो इसमें जब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है तब ये यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनका स्पर्म 0 होता है, अज़ूस्पर्मिया, और वो सबसे परेशान पेशेंट्स हैं, क्योंकि आदमी को तो लगता है भाई मेरा स्पर्म काउंट कम है, मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, एंड दे आर डाइंग इन गिल्ट। मतलब ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना हस्बैंड की, क्योंकि उसका मोरल, उसकी सब कुछ इतना डाउन होता है कि इतना मुश्किल हो जाता है इसको समझाना कि भाई हम आपका बच्चा भी कर सकते हैं। इसलिए आई थिंक पब्लिक में ये पहुंचाना कि अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है तो आपका जेनेटिक बेबी हो सकता है, घर पे मत बैठो, फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलो। अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है, हम आपके कुछ हार्मोन टेस्ट कराते हैं, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन। अगर आपका FSH और LH ठीक है तो हम आपकी टेस्टीज में एक नीडल डालते हैं और कुछ स्पर्म्स एस्पिरेट करते हैं। ओके। और फिर वो लैब में देखते हैं, अगर वो जिंदा स्पर्म्स हैं तो हम उनसे IVF कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ICSI प्लस टीसा बोलते हैं, यानी टीसा मतलब टेस्टिकुलर एपिडाइडिमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन। अगर आपका FSH LH हार्मोन बहुत हाई है, उस केस में भी हम टेस्सी करते हैं, जिसमें 50 से 60% चांस होता है कि स्पर्म निकल सकता है। इसलिए घर मत बैठो, अगर इशू है प्लीज़ अपने IVF डॉक्टर से मिलो। स्पर्म काउंट 0 में भी आपका बच्चा हो सकता है। मतलब अगर 0 भी स्पर्म काउंट है तो डू नॉट वरी, उसमें भी अगर आप सही डॉक्टर के पास जाएं तो आपका बच्चा पॉसिबल हो है। दिस इज गुड। और एक और सवाल आता है कि IVF से जब जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं। 2 अवधारणा होते हैं, एक या तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक के बच्चा पता नहीं सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग हो या पूरी तरह स्वस्थ ना हो। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट पार्ट? काफ़ी सारे पेरेंट्स आते होंगे आपके ऐसे बोलने के लिए कि पता नहीं हमारा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या तो फिर ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं होगा। IVF से हुए बच्चे एकदम नॉर्मल होते हैं। उनका बहुत इंटेलिजेंट होना या अलग होना सिर्फ नोटिस होता है। एक जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत इंटेलिजेंट और अलग बच्चे होते हैं जो भी नेचुरल कंसेप्शन से हुए हैं बट वैसे हैं।
सेम आईवीएफ में है, एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू आप ही के गैमीट्स यूज़ करके अंडा और शुक्राणु बना के जो आपके अंदर एम्ब्रियो डाला है, उसमें बहुत कम चांस जो एबनॉर्मल होने का या अबॉर्ट होने का होता है, वो उतना ही चांस नेचुरल प्रेगनेंसी का होता है। आई वुड से कि आईवीएफ में तो थोड़ा कम ही होता है ना। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं अगर आपके गैमीट्स नॉर्मल है तो, है ना। अगर आपका अंडा और शुक्राणु नॉर्मल है, जिससे तो नॉर्मल बच्चा हो होगा। सकता है, तो आपका आईवीएफ से हुआ बच्चा भी नॉर्मल होगा, वो आप ही का बच्चा है। एक और चीज़ होती है आजकल ना, लेट मैरिजेस होने लगी है, मतलब लोग सोचते हैं 30 ज़्यादा न्यू 20s। तो अब क्या जो महिलाएं हैं वो अपने एग्स फ्रीज कराने लगी हैं, तो उसमें एक और सवाल आता है कि क्या एग फ्रीज कराने से बच्चा एबनॉर्मल होने का खतरा बढ़ जाता है ज़्यादा लंबे समय तक अगर एग फ्रीज रहता है तो? पहले तो एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं हम लोग कि अगर आप 30s में और इन थिंकिंग योर 20s, वो गलत है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अभी भी वही है। 30s ही है। आपके एग काउंट कम ही हो रहा है, आप यंग हो रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बट एग आपका उतनी ही जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो आपको एग फ्रीजिंग तो कराना ही कराना है। एग फ्रीजिंग की अवेयरनेस भी बहुत कम है अभी। लाइक मेरे पास अभी भी जो आ रही हैं लेडीज़, या तो वो डाइवोर्स केसेस हैं, या फिर कुछ कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी देने से पहले हम एग फ्रीजिंग कर रहे हैं, या फिर हम ही क्लिनिक में एडवाइस करते हैं कितने कपल्स को कि बहुत सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, अभी बच्चा नहीं करना, तो अभी पहले एग फ्रीज करा लो। एग फ्रीजिंग बहुत आसान होता है। हम फीमेल्स को 10 दिन का इंजेक्शंस देते हैं विच इज़ पेनलेस। एग्स निकालते हैं, उनको फ्रीज़ कर लेते हैं। ये फ्रीजिंग 10 ईयर्स तक हो सकती है। इसको निकालने के बाद जब हम स्पर्म से मिला के बेबी बना के डालते हैं, मेरा ये सजेशन है कि बिना जेनेटिक टेस्टिंग किए हमें बेबी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमने एग्स को फ्रीज़ किया हुआ है क्रायो कैन्स में फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो मीडिया में है, थोड़ी तो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। प्लस हम एग को निकालने के बाद वापस वार्म करते हैं, उसके अंदर स्पर्म डालते हैं। तो जो भी कहो, थोड़ा सा तो मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है ना, कि एक इंजेक्शन से स्पर्म जा रहा है, थोड़ा ब्रेकेज है। सो इन एम्ब्रियो की जो बेबीज़ हैं, हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिसको PGT-A बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है, और वही एम्ब्रियो फिर हम ट्रांसफर। एक और चीज़ हो जाती है, काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब काफ़ी सारी महिलाएं, उन्हें यही नहीं पता कि एग फ्रीज कराने की राइट एज क्या है, मतलब कब जाके एग फ्रीज करा देना चाहिए। जब आपको पता है ना अपने अगले टाइम तक, आपको ये टाइम नहीं पता कि फैमिली कब बिल्ड करनी है, आप एग फ्रीज करा लो। अच्छा। अगर आपको 26 पे पता है कि मैंने 35 तक बच्चे नहीं करने, तो आप एग फ्रीज करा लो। ओके, मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। 34 का होने का वेट नहीं करना, ठीक है। तो जितना आप जल्दी कराओगे उतना क्वालिटी और नंबर दोनों बेटर मिलेंगे, टू बी ऑन अ सेफ साइड। 35 पे नेचुरल कंसीव कर गए, वेल एंड गुड, वो रखे हुए हैं, तो वो तो है ही, मतलब वो तो आपका है सेकंड ऑप्शन तो है ही। एक और चीज़ होती है आजकल ना, लोग जब IVF कराने जाते हैं, मुझे नहीं पता हाउ मच इट इज ट्रू और नॉट, पर जब बच्चे कराने जाते हैं IVF की जब प्रोसेस चल रही है, तो बोलते हैं यार हमारा बच्चा ना कोशिश करना थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब ऐसे कर्ली बाल। मैं तो पूछती हूँ आपके हस्बैंड जितने अच्छे दिखते हैं वही दिखेगा। मतलब लोग बोलते हैं गोरा बच्चा होना चाहिए, हमारे पसंद के गुण होने चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, मतलब ऐसे चीचा चूचू नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब ऐसा कोई मांगता है ऐसे जब आते हैं तो पेरेंट्स? अनरियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ओके। हाँ, लेकिन उनको उसी टाइम पे बताया जाता है दैट कौन सी एक्सपेक्टेशन सही है और कौन सी गलत है ना। आपका बच्चा आपके जैसे ही होगा, तो इसलिए अनरियल एक्सपेक्टेशंस को उसी टाइम बता दिया जाता है, बिकॉज काफ़ी लोग इधर उधर से पढ़ के इंस्टाग्राम वगैरह देख कर आते हैं, सब कुछ देख के आते हैं, तब उनको लगता है कि हम कुछ भी पॉसिबल है। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है। जो पॉसिबल है वो उनके एग से और उनके स्पर्म से ही आना है। एक और सवाल है, कई सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि चलो IVF तो कराने जा रहे हैं, पर हमने चलो खर्चा भी कर दिया, अपने पैसे भी लगा दिए, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कई बार फेल होने की संभावना, तो उस पर क्या कहना है? देखो, IVF फेल होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो रीज़न यही है कि जो प्रोसेस हुआ है उसमें इंजेक्शंस कैसे लगे, लैब में एम्ब्रियो कैसे बना, आपका स्पर्म कैसा था, आपका एग कैसा है, आपके यूट्रस कैसा था, ट्रांसफ़र कैसा हुआ। ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपने एंटीबायोटिक लिया, आपके स्पर्म में कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। प्लस आजकल बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होने लगे हैं जो यूट्रस में बेबी को नहीं ले पाते हैं। प्लस कभी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कोई दीवार है, सेप्टम है, वो निकली कि नहीं निकली, वो डिटेक्ट हुई थी कि नहीं डिटेक्ट हुई थी। सो अगर IVF फेल हो गया है तो सबसे पहले तो प्लीज़ संकोच ना करें कि आपको दूसरे डॉक्टर से आके मिलें, बिकॉज
एक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ फेल क्यों हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आईवीएफ क्यों फेल हुआ। क्या उन एम्ब्रियोज़ की जेनेटिक टेस्टिंग हुई थी? बिकॉज बहुत सारे केसेस में अगर एम्ब्रियोज अनहेल्दी हैं तो वो जाके अंदर स्टिक नहीं करते हैं। ओके, सो आईवीएफ भी आपको इवैल्यूएट करना है, इसलिए फेल्ड आईवीएफ केसेस मतलब हम डील करते हैं उसमें, बिकॉज वी आर डूइंग जेनेटिक्स, प्रॉपर सर्जिकल केसेस लेते हैं जिसमें सेप्टम है, हम दीवार काट रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये एक स्मॉल टॉपिक नहीं है और बहुत कपल परेशान होते हैं जब हमारे पास आते हैं। उनको समझाना इतना मुश्किल होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और अगर आप ये सॉर्ट करोगे तो हो सकता है आपका बेबी आराम से हो जाए। तो एक फेल्ड आईवीएफ डजंट मीन ख़त्म हो गया, वापस आप ट्राई कर सकते बिल्कुल करें। रीज़न ढूंढो पहले। एक और सवाल आता है कि आईवीएफ में केवल ओपीयू और ईटी ही होता है या इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी ज़रूरी होता है? बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे आईवीएफ साइकिल्स हो रहे होते हैं बट ये रीज़न नहीं पता होता कि क्यों कर रहे हैं आईवीएफ, कि 10 साल से नहीं हो रहा था बच्चा इसलिए अब हम आईवीएफ कर रहे हैं। लेकिन हमें देखने पे पता चलता है कि यूट्रस छोटा है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिस पे बच्चा चिपकता है जाके, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर गौरी ने बताया कि बीच में दीवार है, तो एंडोमेट्रियोसिस है जो एक ओवरीज की बहुत कॉमन कंडीशन है, तो ट्यूब्स में पानी है। ये सारी चीज़ों को एक सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। सिर्फ ओपीयू और ईटी करना आईवीएफ नहीं है। तो हमें पहले 3-4 चीज़ें सब बेस्ट करके अच्छा एम्ब्रियो बना के अच्छे बेड पे रखेंगे तभी प्रेगनेंसी आएगा, चाहे उसको अच्छा बनाने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करना ही पड़े। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कनाडा से। सो मेरी ओपीडी में बैठा कि मैडम 3 आईवीएफ फेल हो गए कनाडा में, मैंने आपका बहुत नाम सुना और मैं यहीं कहीं मुरादाबाद से था, अब मुझे आप बच्चा करके दो। एम्ब्रियोज अच्छे बने हुए थे, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग हो रखी थी, सब कुछ था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं। सो मुझे लगा चलो मैं एक अल्ट्रासाउंड तो करके देखती हूँ अंदर है क्या। मैंने उसको सिर्फ एक 3D TVS यानी 3D एक अल्ट्रासाउंड होता है जो हमारी क्लिनिक्स में मैंडेट है, पहली विजिट पे हम पेशेंट का ज़रूर करते हैं। वो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाता है यूट्रस का कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है जहाँ बेबी स्टिक होना होता है उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उसका एक नॉर्मल 3D TVS किया, मुझे लगा चलो देखते हैं अंदर क्या होगा। पूरा उसका यूट्रस ऐसे बेंड था अंदर से, विच वॉज अ सेप्टम। ओके, दैट वाज स्टिकिंग। एग्जैक्टली। एंड सोचो एक स्मॉल अल्ट्रासाउंड जो मस्ट होना चाहिए, एक एंडोमेट्रियम टर्न्ड था पूरा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसका आईवीएफ किया, मैंने जेनेटिक्स भी नहीं किया उसका। अंदर हिस्ट्रोस्कोपी करा, कैमरा नीचे से डाल के उसका वो सेप्टम को चॉप आउट किया, बेबी डाला एंड ही वेंट बैक विद ट्विंस। सो स्मॉल थिंग्स, इतना फ़र्क पड़ता है आईवीएफ में, आई एम टेलिंग यू। मतलब पूरी जर्नी बदल जाती है आपकी। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें, वही होता है ना, अपने बेसिक्स भूल जाओगे ना तो आप फेल हो जाओगे। आप अपने बेसिक्स सही रखोगे ना, स्मॉल डोज ऑफ एंटीबायोटिक टू द हस्बैंड की कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो नहीं है, एक नॉर्मल 3D TVS अल्ट्रासाउंड करना, ये सब चीज़ें अगर आप कराओगे अपनी क्लिनिक में ना तो आपका आईवीएफ मुझे लगता नहीं है कि जल्दी फेल होगा। आईवीएफ फेल होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हाँ। आईवीएफ को लेकर एक और सवाल है, लोगों के मन में ये रहता है कि क्या पता माँ की हेल्थ पे कोई असर पड़े, क्योंकि वो वैसा नहीं है जैसा मतलब नेचुरली होता है, हमने जो है मैन्युअली चीज़ें करवाई हैं। माँ और बच्चे की जो हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है? आईवीएफ प्रेगनेंसी आफ्टर 2-3 महीने के बाद एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी है। अच्छा। और वो पहले 2-3 महीने भी इसलिए हम ज़्यादा कॉशियस रहते हैं क्योंकि वो आईवीएफ के थ्रू आई है, बहुत पेशेंट ने उसके पीछे बहुत मेहनत की हुई है और हमने बहुत मेहनत की हुई है। तो इसलिए जब तक उसका बॉडी पूरा अपना हार्मोन बनाने नहीं लगती, जो कि अराउंड 9-10 वीक्स पे अपना हार्मोन बनाने लगती है बॉडी, तब तक हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं। 12 हफ्ते 14 हफ्ते के बाद 3-3.5 महीने के बाद एक पेशेंट जो आईवीएफ से कंसीव करी और एक नेचुरल पेशेंट, कंसेप्शन की पेशेंट, दोनों सेम है। आईवीएफ को लेकर अगर हम 3 बड़े मिथक की बात करें जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं कि यार ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो 3 सबसे बड़े मिसकंसेप्शन मिथक कौन से हैं? सबसे पहले मेरा, मैडम स्पर्म मेरा ही होना चाहिए। सबसे बड़ा आई थिंक आजकल आप बोल रहे थे ना डिजाइनर बेबीज, अब उल्टा हो गया है। पेशेंट्स आके बोलते हैं मैडम मेरा ही स्पर्म और मेरा ही एग होगा। उनको ना डर लग गया आफ्टर ऑल द मूवीज, हिंदी मूवीज जो आ गई है ना, कि वो मिक्सिंग ऑफ स्पर्म और एग होता है। ऐसा नहीं होता है।
प्रॉपर विटनेसिंग सिस्टम्स हैं, प्रॉपर सामान होता है जिससे आपको पता होता है कि आप लेबलिंग करते हो कि ये आपका ही एग और स्पर्म है। सेकेंड थिंग इज़ सिजेरियन एंड नॉर्मल डिलीवरी। आपको कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रेगनेंसी। जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में डिपेंडिंग अपॉन 36 या 9 मंथ्स पे कि आपका बेबी पोजीशन क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपको सिजेरियन या नॉर्मल ट्राई कराते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आईवीएफ दूसरी साइकिल में पॉजिटिव होता है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं मैम फर्स्ट तो फेल ही होता है, नहीं दूसरी बार का सक्सेसफुल हो दूसरी जाएगा बार मैडम। नहीं, आईवीएफ फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, बहुत होता है। अच्छे से करो तो जरूर होते हैं। ज़रूर हो जाएगा। हाँ। एक और सवाल आता है कि आजकल ना जो फीमेल्स होती है वो जैसे कुछ पिल्स लेती हैं कि नहीं हो जाए, हम लोग अभी से कंसीव ना कर लें, क्योंकि उनको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के इसके बाद ही हम कंसीव करेंगे, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? जो कंसीव नहीं करना है उन्हें ओसीपी पिल्स बोलते हैं। वो 21 डेज की टैबलेट्स होती हैं एंड वो डे 2 से शुरू होती हैं एंड वी टेक इट फॉर 21 डेज रेगुलरली विदाउट स्किप। सो डेफिनेटली उससे ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है, लेकिन उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट गेन करते हो, आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, आप परेशान होते हो, ब्लोटिंग हो रही होती है, बट डेफिनेटली एनी अमाउंट ऑफ हार्मोन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो आपको सोच समझ के लेना इससे बेटर है आप कॉन्डोम्स यूज़ करो, इससे बेटर है आप प्रॉपर तरीके से, और भी बहुत सारे मेजर्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट पिल्स के नाम पे आई पिल और एमटीपी पिल भी आते हैं, या विच आर नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, वो अगर कोई बिना- आईपिल ले रहा हो तो? आई पिल और एमटीपी पिल हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और उसके बाद प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही लीजिए। आउट ऑफ काउंटर या फिर केमिस्ट पे जाके मांग लेने से मत लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उतना भी प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। एक और सवाल आता है कि ना काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि यार बच्चा तो चलो आईवीएफ से हो जाएगा, इन फ्यूचर हम लोग उसको अगर देखें तो वो भविष्य में ऐसा ना हो कि चलो ठीक है अभी तो अच्छा दिख रहा है, भविष्य में कुछ अलग हो जाए, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए, या फिर सब ठीक तो है ना, सारे ऑर्गन्स तो बेटर हैं। तो ऐसे भी सवाल आते होंगे कि चलो ठीक है अभी तो बच्चा नॉर्मल है जो आया है, इन फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्गन फेलियर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे में? I think it's very natural. It's very normal to have an IVF baby, and they are very natural, like a normal pregnancy. ओके, So उसमें कोई वरी होने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से कराया है, जेनेटिक टेस्टिंग के साथ कराया है, एवरीथिंग अच्छा था, आपका प्रेगनेंसी में स्कैन्स में कोई दिक्कत नहीं थी, तो इट्स अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। पहली बार आईवीएफ कराने वाले बहुत सारे कपल्स होंगे, तो उन्हें किन बातों का मेजरली ध्यान रखना होता है कि ये तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में डालनी है आपको इफ़ यू आर लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव रहो, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, अपने प्रॉपर टेस्ट कराओ, जो डॉक्टर बोल रहा है वही करो, क्योंकि आप गूगल करके और डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिक्स करोगे ना तो सब मैस हो जाएगा। दूसरी बात है अपनी सारी चीज़ें देखो, जो डॉक्टर स्कैन्स कर रहा है उनकी रिपोर्ट्स लो, समझो आपके साथ क्या चल रहा है, आपके स्कैन में क्या दिख रहा है, कितने फॉलिकल्स हैं, सब कुछ लो। फोर्थ चीज़ है आपके कितने एग निकले, उनकी पिक्चर्स लो, अपनी डिस्चार्ज समरी लो, अपना देखो कि आपके कितने एग्स थे, क्योंकि बहुत सारे कपल्स जो सेकंड बार आते हैं उनके पास यही नहीं पता होता उनको कि कितने उनके एग्स निकले, कैसा उनका क्या स्पर्म हुआ था, था। उनके साथ क्या हुआ, उनके एम्ब्रियोस कैसे थे, उनकी पिक्चर कैसी थी, उनका ग्रेडिंग कैसा था। बस मैडम बच्चा डाल दिया, ए ग्रेड का था, कुछ भी नहीं पता। सो अपनी जर्नी को समझो भी, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप ही का अंडा है, आप ही का स्पर्म है, आप अपने डॉक्टर से बैठ के समझो उस चीज़ को। सो मुझे लगता है ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना आप अपनी जर्नी में इन्वॉल्व होगे, सब समझोगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यू नो प्रेगनेंसी करना कितना आसान है। इसमें एक लास्ट है होम आईवीएफ, इसको लेकर बहुत वो लग रहा है कि ठीक है चलो स्विगी और ये जोमेटो तक तो आ रही थी होम डिलीवरी, अब आईवीएफ भी होम डिलीवरी हो रहा है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? So definitely it is like Zomato, Swiggy, and I want to really talk बड़ा इसके बारे में, because हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ IVF सेंटर्स या फर्टिलिटी सेंटर्स या हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जो दूर दूर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ नर्स केयर नहीं मिलती है, वहाँ बैठ के पेशेंट चाय की दुकान में, पान की दुकान पे, चिप्स की दुकान पे हमसे कंसल्टेशन ले रहा है कि उसको बच्चा नहीं है, उसको हम IVF घर पे नर्स भेज के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, उनके बगल में स्कैन्स करके रिपोर्ट्स देख रहे हैं, और उनके अंडे और स्पर्म निकालने के लिए सिर्फ मेन सेंटर पे बुलाते हैं। सो पीपल सिटिंग एट करीमगंज, असम, सिम्भावली, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब हम लोग ने एक्चुअली होम IVF से बच्चे कराए हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स भी हैं जो शायद ये वीडियो देखेंगे विद अ होप कि ठीक है कुछ नया समझ में आएगा शायद आईवीएफ से रिगार्डिंग और हमें करा लेना चाहिए।
तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू वांट टू से ऑल दोज कपल्स के हाँ ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड, इट विल बी सक्सेसफुल? आप बहुत सारी रिसर्च कर चुके हो ऑलरेडी, कहाँ जाना है करके, बट एक बार आप जगह चुन लो, ट्रस्ट योर डॉक्टर। अपना ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट करो, अपने डॉक्टर पे पॉजिटिव रहो एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड लेट मत करो। अगर 2021 से पता है IVF करवाना ही है, सब बोल चुके हैं, तो और लेट मत करते जाओ। जिस दिन पता चले अगले दिन फर्टिलिटी क्लिनिक में आओ। हो सकता है IVF के अलावा नेचुरली IUI से हो पाए, लेकिन कोई आएगा तो हमें पता चलेगा। एंड फर्टिलिटी क्लिनिक पे सिर्फ IVF नहीं होता, फर्टिलिटी क्लिनिक पे नेचुरल कंसेप्शन, IUI, IVF सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति, डॉक्टर गौरी, आपने बहुत सारे डाउट्स मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्लियर कर दिए होंगे। तो अगर आप भी IVF करवाने का सोच रहे हैं तो दिस इज़ योर टाइम, क्योंकि जितना जल्दी आप ये स्टेप लेंगे उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी और तमाम इंटरव्यूज़, जानकारियाँ लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।